अभी कुछ दिनों पहले जब इस साल के 30 बैलन डोर नॉमिनीज की लिस्ट आई तो सभी की ज़बान पर एक ही सवाल है कि बैलन डोर कौन जीतेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि टॉप 3 में कौन होगा बैलन डोर की रैंकिंग्स में इस बार आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से वो 5 प्लेयर हैं रॉड्री, विनीशियस जूनियर, लोतारो मार्टिनेज, डैनी कार्वाहाल और जूड बेलिंगम। लेकिन मैं आपको ले जाना चाहता हूं 14 साल पहले जब 2010 का बैलन डोर दिया जा रहा था। बैलन डोर जीतते हैं लियोनेल मेसी, लेकिन एक चीज जो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि टॉप 3 में थे उनके साथ इनिएस्टा और चावी। फुटबॉल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि ना केवल टॉप 3 बैलन डोर के सेम क्लब से थे, बल्कि वो तीनों ही प्लेयर उस क्लब के एकेडमी ग्रेजुएट्स थे। और बैलन डोर विनर का अनाउंसमेंट किया था उनके उस समय के मैनेजर पेप गार्डियोला ने, जो कि खुद एक बार्सिलोना एकेडमी के ग्रेजुएट रह चुके हैं। अगर हम दुनिया में सबसे बेहतरीन फुटबॉल एकेडमी की बात करें तो वो है अनडाउटेडली एफसी बार्सिलोना की एकेडमी ला मासिया। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ला मासिया की, कैसे ला मासिया को एस्टैब्लिश किया गया, क्या कोर प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी है ला मासिया की, और कैसे ऑलमोस्ट हर साल ला मासिया से वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर्स निकलना महज एक इत्तेफाक नहीं है। तो ला मासिया की इस कहानी में 4 बहुत ही ज्यादा अहम किरदार हैं। पहले हैं जोसेफ लुइस नूनेस, जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट थे 1978 से लेकर 2000 तक। दूसरे शख्स हैं लोरेनो रुइस। तीसरे शख्स और शायद सबसे इंपॉर्टेंट किरदार इस पूरी कहानी में योहान क्राइफ। और आखिर में पेप गार्डियोला, जिन्होंने सबसे ज्यादा सक्सेस अचीव की ला मासिया प्लेयर से बार्सिलोना के साथ। ला मासिया का मतलब स्पेनिश में होता है द फार्म हाउस। बहुत लोग सोचते हैं ला मासिया का मतलब होता है द अकेडमी, बट ला मासिया का एक्चुअली में मतलब होता है द फार्म हाउस। ये अकेडमी जब शुरू हुई थी तो लिटरली एक फार्म हाउस का लैंड एक्वायर करके उस पे इस एकेडमी को बनाया गया था, इस आइडिया के साथ कि यंग फुटबॉलर्स को ग्रूम किया जाएगा और उनको बार्सिलोना स्टाइल ऑफ प्ले में खिला के नर्चर किया जाएगा, जिससे वो फर्स्ट टीम का हिस्सा बन सके आगे जाके। अब साल आ चुका है 1978 और पिक्चर में आते हैं हमारे पहले किरदार, जिनका नाम है जोसेफ लुइस नूनेस। जोसेफ लुइस नूनेस बनते हैं प्रेसिडेंट बार्सिलोना के, और क्लब में ही और 2 लोग, होमे अमात और ओरियोल टोट, मिलके एक आइडिया लेके जाते हैं जोसेफ लुइस नूनेस के पास। ये एक ऐसी एकेडमी बनाई जाए जहां पे बच्चों का फुटबॉल के साथ साथ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट भी किया जाए और ला मासिया को अच्छे से अब स्टैब्लिश किया जाए। तो जुलाई 1979 में नूनेस ये आइडिया सोशियोस के पास लेके जाते हैं। सोशियोस इसकी अनुमति दे देते हैं और अक्टूबर 1979 में ला मासिया शुरू हो जाए। ला मासिया और एकेडमी से ऐसे अलग थी कि जहां पर बाकी एकेडमीज में सिर्फ फुटबॉल पे ध्यान दिया जाता था, ला मासिया में बच्चों की पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता था जितना फुटबॉल पे। अब ला मासिया की शुरुआत हो तो चुकी थी 1979 में, बट उनको लगभग 10 साल लग गए अपनी फिलॉसफी और आइडेंटिटी फाइंड करने में। फास्ट फॉरवर्ड टू 1987, काफी क्रूशल समय था ये जोसेफ लुइस नूनेस की प्रेसिडेंशियल टर्म में। कुछ कंट्रोवर्सी के चलते उन पर फेथ नहीं दिखा रहे थे सोशियोस और बोर्ड। अब इलेक्शन जीतने के लिए उनको कुछ ऐसा करना था जिससे वो सबका भरोसा फिर से जीत सके। 1987 में दिल पे पत्थर रख के नूनेस अपॉइंट करते हैं योहान क्राइफ को नया बार्सिलोना मैनेजर। और दिल पे पत्थर रख के इसलिए क्योंकि जो कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके कारण फंसे हुए थे थोड़ा सा नूनेस, उसी कंट्रोवर्सी के कारण योहान क्राइफ भी छोड़ के गए थे बार्सिलोना कहीं ना कहीं, और उस समय रिलेशंस काफी खराब हो गए थे योहान क्राइफ और नूनेस के। लेकिन उन्होंने एक कड़वा घूंट पिया, अपने ईगो को साइड में रखा और योहान क्राइफ को क्लब में लेके आए, क्योंकि उनको लगा कि कोई अगर इस क्लब को फिर से सक्सेसफुल बना सकता है तो वो योहान क्राइफ ही है। क्योंकि उससे एक सीजन पहले जैसे तैसे गिरते पड़ते 4th प्लेस पे फिनिश किया था बार्सिलोना ने ला लीगा में। तो योहान क्राइफ को फिर से बार्सिलोना में लाना एक बहुत अच्छा मूव साबित होता है नूनेस के लिए, जहां पे वो सबको खुश तो करते ही हैं और फिर से इलेक्शन जीत के बार्सिलोना के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब योहान क्राइफ के आने के बाद बार्सिलोना के यूथ सिस्टम में और ला मासिया में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। यहां पे मैं जिक्र करूंगा हमारी कहानी के दूसरे किरदार लोरेनो रुइस का। ला मासिया बना नहीं था उससे पहले भी लोरेनो रुइस, जो यूथ टीम्स थी बार्सिलोना के, उसके कोच थे। राइनस माइकल्स, जिनको फादर ऑफ टोटल फुटबॉल कहा जाता है, वो जब मैनेजर थे बार्सिलोना के 1971 से 1974 तक, तब यूथ टीम्स को मैनेज कर रहे थे लोरेनो रुइस। और जो उनका टोटल फुटबॉल का स्टाइल था जिसमें वो 3-4-3 फॉर्मेशन खिलाते थे, वो स्टाइल ऑफ प्ले उन्होंने अपनी यूथ टीम में लागू किया हुआ था। लेकिन लोरेनो रुइस के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग बात ये थी कि जिस फिलॉसफी से वो खिलाते थे यूथ टीम में अपनी फुटबॉल, वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा था फर्स्ट टीम में। और जो भी मैनेजर बन रहा था, क्योंकि काफी सारे मैनेजरियल चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे बार्सिलोना में, तो जो मैनेजर आ रहा था अपने तरीके की फुटबॉल खिला रहा था। और ला मासिया में जो रुइस काम कर रहे थे उसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस थी नहीं फिर। तो रुइस के ही प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी को लिया योहान क्राइफ ने और उसको ट्रांसलेट कर दिया फर्स्ट टीम में। जो ड्रास्टिक चेंजेस किए योहान क्राइफ ने ला मासिया में, तो सबसे पहला तो ये था कि जितनी भी टीम्स थी बार्सिलोना की, सब टीम्स में 3-4-3 स्टाइल को इंप्लीमेंट किया गया। ये स्टाइल इसलिए इंप्लीमेंट किया गया कि अगर हर लेवल पे सेम तरीके की फुटबॉल खेली जाएगी तो बच्चों को ऊपर वाले लेवल में प्रमोट करना आसान होगा, और फर्स्ट टीम में भी सेम फुटबॉल खेली जाएगी अगर जो यूथ लेवल पे खेली जा रही है,
तो प्लेयर्स आराम से एडजस्ट कर सकते हैं स्टाइल ऑफ फुटबॉल के साथ। वन टच फुटबॉल, प्रेसिंग, पोजिशनल प्ले, कीपर प्ले आउट करेगा फ्रॉम द बैक, ये सारी चीजें लागू कर दी गई ऑल द वे फ्रॉम अंडर 6, अंडर 8, अंडर 19 टू द फर्स्ट टीम। एक जो सबसे बड़ा चेंज किया योहान क्राइफ ने यहाँ पर, कि पहले ला मासिया उन प्लेयर्स को स्काउट या रिक्रूट नहीं करती थी जिनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा नहीं बढ़ सकती आगे आने वाले टाइम में। योहान क्राइफ ने इस फिलॉसफी को चेंज किया और उनका कहना था कि जो सिस्टम मैं खिलाना चाहता हूं और मैं लागू करना चाहता हूं उसके लिए छोटी हाइट के ज्यादा टेक्निकल प्लेयर्स चाहिए। तो इमेजिन कीजिए अगर ला मासिया में ये चेंज नहीं लाते योहान क्राइफ तो शायद लियोनेल मेसी को तो स्काउट ही नहीं किया जाता। तो धीरे धीरे सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होती गई, यूथ लेवल से लेके फर्स्ट टीम तक सेम फुटबॉल खेल रहे थे सारे ही प्लेयर्स। उसके कारण अकेडमी से जब फर्स्ट टीम में आ रहे थे प्लेयर्स तो काफी आसान था समझना कि किस तरीके की फुटबॉल खिला रहे हैं योहान क्राइफ। उसके बाद यही कोशिश रही योहान क्राइफ की कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा ला मासिया से फर्स्ट टीम में। अगले 7 सीजन्स में 32 ला मासिया प्लेयर्स को डेब्यू दिया बार्सिलोना के लिए योहान क्राइफ ने, और 1992 में जब पहला चैंपियंस लीग टाइटल जीता बार्सिलोना ने अपना, तो उसके फाइनल में प्लेइंग 11 में 2 ला मासिया ग्रेजुएट्स थे, उनके राइट बैक एल्बर्ट फेरर और नंबर 6 में खेल रहे थे पेप ग्वार्डियोला। पेप ग्वार्डियोला आज की तारीख में दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल मैनेजर हैं। उन्होंने भी योहान क्राइफ के आइडियाज को लिया और आगे जाके उसको ऐसा इंप्लीमेंट किया बार्सिलोना में कि उनको उस समय की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम बना दिया। उसके बाद 2006 में जब फ्रैंक रायकार्ड मैनेजर थे बार्सिलोना के और बार्सिलोना ने अपना दूसरा चैंपियंस लीग टाइटल जीता था आर्सेनल को हरा के फाइनल में, उस प्लेइंग 11 में भी 2 ला मासिया ग्रेजुएट्स थे, विक्टर वाल्डेस और कार्लिस पेयोल। 2007 में हमारे कहानी के चौथे किरदार पेप ग्वार्डियोला की वापसी होती है बार्सिलोना में, जब वो बार्सिलोना बी को मैनेज करते हैं। और फ्रैंक रायकार्ड जब 2008 में छोड़ के चले जाते हैं बार्सिलोना को, तो अगले ही साल उनको मैनेजर बना दिया जाता है बार्सिलोना का। और जो फिलॉसफी योहान क्राइफ ने इंप्लीमेंट की थी बार्सिलोना में, उसको एक मॉडर्न रूप दे देते हैं पेप ग्वार्डियोला और एक ट्रॉफी विनिंग जगरनॉट बना देते हैं बार्सिलोना को अगले 4 साल तक। सबसे पहला काम जो करते हैं पेप ग्वार्डियोला, वो उन प्लेयर्स को निकालते हैं बार्सिलोना से जो उनको लगता है उनके स्टाइल ऑफ प्ले में नहीं फिट बैठ सकते, जैसे रोनाल्डिनियो और डेको को आते ही वो बेच देते हैं एसी मिलान और चेल्सी को रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद याया टूरे उनकी टीम में रहते हैं और उसके बाद उनको भी वो रिप्लेस कर देते हैं एक ला मासिया ग्रेजुएट से ही, जिनका नाम होता है सर्जियो बुस्केट्स। पेप ग्वार्डियोला मैनेजर रहते हैं 2008 से लेकर 2012 तक बार्सिलोना के, जिसमें वो 2009 और 2011 2 बार चैंपियंस लीग जिताते हैं बार्सिलोना को, जहां पर 2008-9 सीजन में तो बार्सिलोना ट्रेबल जीतती है। और इन दोनों फाइनल्स की सबसे इंप्रेसिव बात यह होती है कि दोनों बार ही 7 ला मासिया ग्रेजुएट्स खेल रहे होते हैं इन फाइनल्स में। इसी बीच 2010 का फीफा वर्ल्ड कप जीतती है स्पेन, और उस वर्ल्ड कप फाइनल के विनिंग गोल में भी 2 ला मासिया ग्रेजुएट्स इन्वॉल्व होते हैं, फैब्रिगास और इनिएस्टा। और उस वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग लाइनअप में भी 6 ला मासिया ग्रेजुएट्स थे, जेरार्ड पीके, कार्लिस पेयोल, सर्जियो बुस्केट्स, चावी, इनिएस्टा और पेड्रो। पेप ग्वार्डियोला के बाद कोच बनते हैं बार्सिलोना के टीटो विलानोवा, और टीटो विलानोवा भी बार्सिलोना सिस्टम से ही आ रहे थे एज अ मैनेजर। और 25 नवंबर 2012 एक बहुत ही हिस्टोरिक डे है बार्सिलोना और फुटबॉल की हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर बार्सिलोना खेल रही थी लेवांते के अगेंस्ट ला लीगा में, और जब डैनी आल्वेस की जगह मार्टिन मोंटोया आते हैं फील्ड पे सब्स्टिट्यूट होके, ऐसा पहली बार हुआ कि 11 के 11 प्लेयर्स फील्ड पे ला मासिया से थे, अ टीम कंपोज्ड एंटायरली ऑफ ला मासिया ग्रेजुएट्स। तो बार्सिलोना की सक्सेस का सिलसिला जारी रहता है जब ये सारे प्लेयर्स अपनी प्राइम में होते हैं, और 2015 में फिर से ट्रेबल जीतते हैं लुइस एनरिके के अंडर। लेकिन उसके बाद एक ऐसा समय आने वाला था जहां पर ला मासिया और बार्सिलोना दोनों में ही उथल पुथल होने वाली थी बहुत ज्यादा। 2014 में प्रेसिडेंट बनते हैं बार्सिलोना के जोसेप मारिया बार्टोमेउ। 2017 में वो एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है बार्सा 360। अब इस डिसीजन से बहुत ज्यादा गड़बड़ी शुरू हो जाती है ला मासिया। पहला तो चेंज जो इंट्रोड्यूस किया जाता है ला मासिया में, वो ये किया जाता है कि ला मासिया के प्लेयर्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलेगा, ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड साइकोलॉजिस्ट भी रहेंगे क्लब में, जिनके साथ ये बच्चे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ला मासिया बहुत सारे प्लेयर्स को साइन करने लगी जिनकी उनको जरूरत थी नहीं। और सबसे गंदा चेंज जिसकी वजह से ला मासिया की लगभग कमर टूट गई थी, बार्सिलोना वे ऑफ फुटबॉल की जगह एक डेटा ड्रिवन अप्रोच को इस्तेमाल किया जाएगा और उससे नए प्लेयर्स को रिक्रूट किया जाएगा जो कि फिर ला मासिया में खेलेंगे। तो ये सारे ही डिसीजंस उल्टे पड़ गए और बार्सा 360 एक बहुत ही ज्यादा फ्लॉप कॉन्सेप्ट रहा। प्लेयर्स को कहना था कि हमारी पढ़ाई और खेल के अलावा हमको टाइम ही नहीं मिलता, और एज सच हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि हम क्यों जाएं साइकोलॉजिस्ट से फालतू क्यों बात करें। लगभग $1 मिलियन का खर्चा किया गया इस चीज पे। उसके बाद स्टाफ इतना ज्यादा हो गया था कि जो प्लेयर्स के और बच्चों के रुकने की जगह होती थी उनको ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां पर नया स्टाफ अपना काम कर सके। केटरिंग में चेंज देखने को मिला, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल जो खाना था वो नहीं मिल रहा था बच्चों को। तो ला मासिया से फोकस हटके बिग मनी साइनिंग्स करना चाह रहे थे बार्टोमेउ, जो बार्सिलोना की टीम को आगे लेके जाएंगे आने वाले सालों में।
जैसे जब नेमार को बेचा गया 2017 में, तो उसके बाद 3 बिग मनी साइनिंग्स हुई, उस्मान डेम्बेले, फिल कुटिन्यो और एंटवान ग्रीजमान। ला मासिया पे भरोसा ना दिखाना, बहुत ज्यादा पैसों में बाहर से प्लेयर्स को साइन करना, ये सब शुरू हो गया था उस समय, जिसके कारण ला मासिया का तो लेवल गिर ही रहा था। फर्स्ट टीम को भी बहुत ज्यादा सक्सेस उस समय नहीं मिल पा रही थी। इसकी वजह से ये चीज हुई कि 2016 से लेके 2021 तक ज्यादा ला मासिया प्लेयर्स को मौका नहीं मिला। 3 नोटेबल ला मासिया प्लेयर्स जिन्होंने इस दौरान डेब्यू किया बार्सिलोना के लिए, वो थे ऑस्कर मिंगेजा, रिकी पूज और अंसू फाटी। और एक और गलती जो बार्टोमेउ ने की इस दौरान, वो ये था कि भरोसा तो बहुत ज्यादा दिखाई रहे थे वो नई साइनिंग्स पे, ला मासिया से जो अच्छे प्रोस्पेक्ट्स निकल रहे थे उनको भी बेच दिया, जैसे एलेक्स ग्रिमाल्डो, मार्क कुकुरेया, एरिक गार्सिया वगैरह। तो इस दौरान कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं दे पाई ला मासिया बार्सिलोना को, और ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट टीम की साइनिंग्स तो खराब परफॉर्म कर ही रही हैं, ला मासिया को भी इस कारण से कोई टैलेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर जब जोआन लापोर्ता वापस प्रेसिडेंट बनते हैं बार्सिलोना के, चीजों को वो चेंज करते हैं और फिर से जो ला मासिया की फिलॉसफी है उसको इंस्टिल किया जाता है। और यही कारण है कि पिछले कुछ अरसे में बार्सिलोना को ला मासिया से बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं। अगर हम करंट लॉट की ही बात करें तो इसमें शामिल है प्लेयर्स जैसे गावी, फर्मीन लोपेज, अलेहांद्रो बाल्डे, पाओ गुबार्सी, मार्क बर्नाल, अभी पिछले मैच में खेले थे मार्क कसाडो, और सबसे एक्साइटिंग और आई कैचिंग प्रोस्पेक्ट लमीन यमाल। और इसी सीजन अगर आप देखें, जो आखिरी मैच खेला था बार्सिलोना, जहां पे उन्होंने 7-0 से हराया था वैलाडोलिड को, उस टीम की स्टार्टिंग लाइनअप में 5 ला मासिया ग्रेजुएट्स खेल रहे थे। अलेहांद्रो बाल्डे, पाओ कुबार्सी, डैनी ओल्मो, मार्क कसाडो और लमीन यमाल। तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि कैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिलते जाते हैं बार्सिलोना का, बार्सिलोना लकी हो जाती है और बार्सिलोना से ला मासिया पे नजर डालती है और वहां से वो एक डिफेंडर, एक मिडफील्डर, एक फॉरवर्ड उनको मिल जाता है कि भाई इनकी तो किस्मत अच्छी है कि पाओ कुबार्सी मिल गया, देखो गावी इनकी अकेडमी का है, लमीन यमाल देखो कितना बढ़िया प्लेयर है। तो ये लक नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। ला मासिया को बनाया इस तरीके से गया है कि जब बच्चा आता है इस सिस्टम में, वो तैयार हो जाता है 16-17 साल की उम्र तक फर्स्ट टीम में खेलने के लिए, और प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि हर साल अगर आपने 4 से 5 प्लेयर्स भी निकाल के दिए ला मासिया से फर्स्ट टीम को, तो उसमें से 1-2 तो बहुत अच्छा करेंगे। तो ये है पूरी कहानी कि कैसे ला मासिया की स्थापना हुई, ला मासिया का सफर कैसे रहा और क्यों इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं बार्सिलोना को ला मासिया से। और यही कारण है कि बार्सिलोना हमेशा अच्छा करती रहेगी जब तक ला मासिया के प्रिंसिपल्स कायम है। ला मासिया कभी बार्सिलोना को झुकने नहीं देगी, और जब तक इस अकेडमी को लोरेनो रुइस और योहान क्राइफ के प्रिंसिपल्स पे चलाया जाता है, ला मासिया विल नेवर लेट बार्सिलोना डाई। तो कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी क्या राय है? हु इज योर फेवरेट ला मासिया ग्रेजुएट अपार्ट फ्रॉम लियोनेल मेसी ऑफ कोर्स? ये बताइएगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने बार्सिलोना फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो। और अगर आपको इस तरीके के और वीडियोस देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलता हूं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।